नमस्कार मित्रों, यह है कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का ज्ञानदूत चैनल है जो विभिन्न इस सिलसिले में इतिहास विषय की कक्षाओं के संचालन का दायित्व राजकीय लोहियालय चूरू को दिया गया है। इस कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण व्याख्यान आपके लिए लेकर आए हैं। व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर प्रणव देव। व्याख्यान का विषय मैं आपको बता दूं, सन 18 स्वतंत्रता संग्राम के कारण। मित्रों, 1857 का वर्ष भारत के इतिहास का एक तो पूर्ण वर्ष है। आप जानते हैं कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस संग्राम की पृष्ठभूमि क्या थी, यह जानना इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक अध्येता के लिए जरूरी है। तो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्रणव देव। डॉक्टर प्रणव देव, नमस्कार। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वह मूलाधार है जिसके आधार पर संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित होता रहा। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम दरअसल अपने आप में बहुत बृहद बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पर जो अध्ययन सामग्री है उसके कई पक्ष होते हैं और उन कई पक्षों में एक निश्चित समय सीमा को शामिल करते हुए उन सबके पास न्याय कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए इस विषय पर मैंने सिर्फ आज के इस व्याख्यान में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो कारण हैं उन्हीं को विश्लेषण के लिए लिया हुआ है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जैसा मैं पहले से आपको बता रहा हूं। संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार फ्रांस के इतिहास में फ्रांस की क्रांति का महत्व है, ठीक उसी प्रकार भारत के इतिहास में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का महत्व है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना छल कपट नीचता एवं शोषण से हुई थी। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश कंपनी शासन की स्थापना हुई और 1857 ईस्वी तक भारत में विशाल ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था। भारतीय जनता ब्रिटिश शासन संबंधी, लगान संबंधी, धार्मिक एवं राजनीतिक जो नीति थी ब्रिटिश कंपनी की उससे असंतुष्ट थी। फिर भी ऊपरी तौर पर देखने से ऐसा विदित होता था कि मानो समूचे देश ने ब्रिटिश कंपनी शासन और प्रशासकीय व्यवस्था को धैर्य से स्वीकार कर लिया हो। परंतु इस ऊपरी शांति के प्रशांत वातावरण के नीचे एक भीषण ज्वालामुखी धधक रहा था जो डलहौजी के जाने के 1 वर्ष के भीतर ही फूट पड़ा। भारतीय जनता ने तो ब्रिटिश शासन से संतुष्टि और स्वेच्छा को उनकी
स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों के लिए विशाल साम्राज्य प्राप्त करना तो आसान था, किंतु उस साम्राज्य का उचित संगठन करना कठिन था। अतः समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष प्रकट करते हुए विद्रोह भी हुए थे। यथा 10 जुलाई 1806 ईस्वी में बेल्लोर स्थित कंपनी की सेना के देसी सैनिकों का विद्रोह, 30 अक्टूबर 1829 ईस्वी को कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के सैनिकों का विद्रोह, सन 1831-33 का कोल विद्रोह, सन 1848 ईस्वी में कांगड़ा, जसवार और दातापुर के राजाओं का विद्रोह, और सन 1855-56 ईस्वी में संथाल का विद्रोह। जहां तक संथालियों का प्रश्न है, बहुत ही घोर असंतोष संथाल जनजात में था। मुझे वो 2 पंक्तियां उनकी याद आती हैं, काटोंग बाबा काटोंग, साहब बाबा काटोंग, बीबी बाबा काटोंग। यद्यपि अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर इन समस्त विद्रोहों का दमन कर दिया, परंतु इन विद्रोहों ने 1857 ईस्वी के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबसे व्यापक और भयंकर विद्रोह हुआ, जो असफल रहने पर भी महत्वपूर्ण था। तो इस विद्रोह के निश्चय ही बहुत गहराई से कारण रहे, जिनका क्षेत्रीय स्वरूप अलग हो सकता है, किंतु कुछ कारणों में पूरे देश में एक जैसे कारण थे जो भारत की आम जनता को प्रभावित कर रहे थे। इन कारणों में सबसे पहले राजनीतिक कारण आते हैं, उनकी हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और इस विश्लेषण में आप पाएंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी की नीतियों में दोहरापन था, किस प्रकार वे शोषण की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के नियम लागू करते थे। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश शासन का विदेशीपन, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था एवं प्रशासकीय भ्रष्टाचार, मुगल सम्राट से निंदनीय व्यवहार, ये मूलभूत राजनीतिक कारण हैं। अब यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब, पीगू एवं सिक्किम जैसे स्वतंत्र राज्यों को युद्ध की नीति अपनाकर कंपनी के राज्य में मिला लिया। उसने व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कड़ाई से पालन किया। इस सिद्धांत का अर्थ यह था कि जो देशी रियासतें कंपनी के अधीन हैं, उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश शासन से मान्यता व स्वीकृति लेनी होगी। यदि रियासतें ऐसा नहीं करेंगी तो ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक नहीं मानेगी। इस सिद्धांत के आधार पर डलहौजी ने निसंतान राजाओं को उत्तराधिकार के लिए दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं दी। फलता, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को कंपनी द्वारा शासित प्रदेशों में मिला लिया गया। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि नीतियों में अंतर भी होता था। झांसी के साथ झालावाड़ रियासत में भी इस तरह की समस्या रही, और दोनों के बारे में उनका जो ट्रीटमेंट, उनका जो समाधान करने का ढंग था, वो बहुत ही अलग अलग था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुप्रबंध का आरोप लगाकर उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। देशी रियासतों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलीनीकरण की इस नीति से भारतीय नरेश तो नाराज हुए ही, लेकिन अंग्रेजों के अनन्य भक्त भी अपने अस्तित्व के प्रति संदेह प्रकट करने लगे। अर्थात जो यहाँ का राजा वर्ग था, जो विभिन्न रियासतें थीं देश में, 562 रियासतें थीं, उनके जो राजा थे वे अपने अस्तित्व पर संकट मानने लगे थे। इस प्रकार डलहौजी की नीति ने भारतीय जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। एक साम्राज्यवादी लेखक का ही यदि कथन हम देखें तो मिस्टर लुडलो लिखते हैं कि निश्चय ही भारत में कोई ऐसी स्त्री या बच्चा नहीं था जो कि हमारी इस विलीनीकरण के कारण हमारा शत्रु न हो। यदि ऐसी विकट परिस्थितियों में देखा जाए
तो 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित हो चुकी थी। उधर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बहुत दयालु और भावुक व्यक्ति था। देशी शासकों एवं भारतीयों को जनता के मन में अब भी मुगल सम्राट के प्रति श्रद्धा थी। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के प्रति दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मुगल सम्राट को नजर देना, बस सम्मान प्रदर्शित करना बंद कर दिया तथा सिक्कों से बादशाह का नाम हटा दिया। इस पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और उन्होंने मुगल सम्राट की पदवी को खत्म करने का निश्चय किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह के सबसे बड़े पुत्र जमावक्त को युवराज स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सन 1856 ईस्वी में कंपनी ने बहादुर शाह के 8 जीवित पुत्रों में से सबसे निकम्मे पुत्र मिर्जा कोयास को युवराज घोषित कर उसके साथ एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार यह निश्चित किया गया कि वह शासक बनने पर अपने को बादशाह के बजाय शहजादा कहेगा, वह लाल किला खाली कर देगा, कुतुब में जाकर रहेगा और 1 लाख रुपया मासिक पेंशन की बजाय केवल 15,000 रुपये मासिक खर्च हेतु स्वीकार करेगा। इस समझौते के तुरंत बाद डलहौजी ने बहादुर शाह से अपना पुश्तैनी निवास स्थान लाल किले को खाली कर कुतुब में रहने के लिए कहा। मुगल सम्राट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार से देश में असंतोष एवं विद्वेष का वातावरण उत्पन्न हो गया। आप जरा विचार कीजिए कि यदि आज कोई हमें ये कहे कि आपको अपना पुश्तैनी घर खाली करना पड़ेगा, तो निश्चय ही आपके संवेदनात्मक मन में आपका पूरा मनोजगत एक बार हिल जाएगा और निश्चित ही उस व्यवस्था के प्रति आप विद्रोह से भर जाएंगे। अब जरा आर्थिक कारणों की पड़ताल करें। धन मूल है पूरी व्यवस्था में, तो आर्थिक रूप से भी 1857 की क्रांति के कारण काफी प्रभावी रहे, जिन्होंने इस संग्राम को जो है इसके प्रारंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो आर्थिक कारणों में हम जिन कारणों को रेखांकित करना चाहेंगे, उनमें नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी करारोपण, क्या मैं कह रहा हूं, नई राजस्व व्यवस्था के तहत भारी करारोपण, बेदखली, भारतीय उत्पादों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण प्रशुल्क नीति, परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था को प्रोत्साहन न देना, जिसने किसान, जमींदार एवं शिल्पकारों को दरिद्र बना दिया। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा और इस कच्चे माल से निर्मित सामान बिकने के लिए भारत भेजा जाता रहा। इस तरह का धन इंग्लैंड में जाता रहा। परिणाम स्वरूप लगातार भारत गरीब होता जा रहा था। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य और कुटीर उद्योग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अतः भारतीयों में निर्धनता तेजी से बढ़ने लगी। भारत का अत्यधिक धन इंग्लैंड जाने लगा। एक अनुमान के अनुसार एक ग्रामीण उद्योग के बाद दूसरा ग्रामीण उद्योग नष्ट होता गया और भारत ब्रिटेन का आर्थिक उपांग या कुशल्ला बन गया। मैं इस बारे में आपको याद दिला दूं, ढाका की मलमल अपनी जो विशेषता थी उसके लिए समूचे विश्व में जानी जाती थी। जो जुलाहे थे किस तरह वो बेरोजगारी का शिकार हुए, रोजी रोटी के लिए तरसने लगे और जो भारत के आत्मनिर्भर गांव थे वे आत्मनिर्भरता से दूर होने लगे और वो इनके अधीन होने लगे। 2 कोड मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा। एक उपनिवेशवादी विचारक ही लिखता है कि भारतीय रेल गांव का हृदय चीर कर निकल गई, अर्थात गांव उस बाजार का एक अंग बन गए जिसके लिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और वहां का जो मशीन निर्मित सामान था वो लगातार गांव में पहुंचने लगा और जो गांव के हस्तशिल्प के कारीगर थे, चाहे वो कुम्हार रहा हो चाहे जुलाहा रहा हो, वे उतना भी नहीं कमा पा रहे थे जितनी उनकी मजदूरी बनती थी। लागत तो छोड़िए, श्रम जितना करते थे वो भी नहीं कमा पा रहे थे और श्रम का अवमूल्यन भी इस तरह से हो रहा था।
वीवर्स वीविंग ऑल द नाइट, रात भर जुला कपड़ा बुनता है, फिर भी वो उतना कपड़ा नहीं बुन पा रहा है जिससे उसका परिवार पालन हो सके। किसानों की दशा सुधारने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी व महलबाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसानों से बहुत अधिक भूमि कर वसूल किया गया, जिसके कारण कृषक लगातार दरिद्र होकर साधारण मजदूर बनता गया। जो किसान समय पर कर नहीं चुका सकते थे, उनकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। इससे किसानों की दशा दयनीय हो गई। बार बार पड़ने वाले अकालों ने उनकी स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। बंबई के प्रसिद्ध इमाम आयोग ने 1852 ईस्वी में 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी। निजी उद्योग धंधों और कृषि सुविधाओं के अभाव में भारत के लोग बेकार और निर्धन हो गए। वेंटिंग ने कर मुक्त भूमि का अपहरण किया, जिसके कारण अनेक कुलीन वर्ग के लोगों को अपनी जीविकोपार्जन हेतु दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये जो कर मुक्त भूमि है, इसे प्राचीन भारत में अग्रहार के रूप में देखते हैं। बाद में मध्यकाल में आप पाते हैं कि इस तरह की भूमि, जिसको मिलियत कई नामों से हम जानते थे, माफी की जमीन जिसे कहते थे, वो भी कर मुक्त भूमि का अपहरण कर लिया गया। इससे कुलीन वर्ग की प्रतिष्ठा और मर्यादा को जबरदस्त धक्का लगा। उद्योग धंधों में व्यापार के नष्ट हो जाने से कारीगर बेकार हो गए, अतः वे कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे, किंतु भूमि सीमित थी, इसलिए कृषि से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। और परिणाम क्या हुआ कि वो गांव से पलायन करके शहरों की ओर, नगरों की ओर भागने लगे। और एक जो परंपरागत आत्मनिर्भर गांव में एक भावनात्मक रूप से संरक्षित वातावरण में रहने वाला ग्रामीण भारतीय नगर महानगरों में जाकर के सड़क के किनारे जाके सोने लगा। देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्यों में विलय कर दिया गया, जिसके कारण अनेक सैनिक बेरोजगार हो गए। इस प्रकार कंपनी की नीति के कारण किसान, खेतिहर मजदूर, कारीगर एवं सैनिक आदि बेरोजगार हो गए। इन बेरोजगार लोगों की संख्या लाखों तक पहुंच गई थी। बेरोजगारों ने में अंग्रेजों के विरुद्ध तो कारणों की तरफ यदि आप विचार करें तो आर्थिक और सामाजिक कारणों पर आधारित जो तत्कालीन साहित्य है, जो हमें उपन्यासों के रूप में, कथाओं के रूप में मिलता है, आपको सहज अगर आप इस चित्रण को देखना चाहें तो बाद में प्रेमचंद गोरा उपन्यास में जिस तरह के भारतीय किसान का चित्रण करते हैं कि किस तरह से वो अपनी परंपराओं का गोदान करने के लिए, अर्थात उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है, नगर और गांव के बीच की खाई किस तरह बढ़ रही है, ये सभी इस तरह के कारण 1857 की क्रांति के लिए एक मजबूत भावभूमि तैयार करते जा रहे थे। अब जरा प्रशासनिक कारण की बात करें। अंग्रेजों की शासन पद्धति से भारतीयों का असंतुष्ट होना, परंपरागत भारतीय शासन पद्धति की समाप्ति, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति तथा अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाना, ये सारांश रूप में आप कारण समझ सकते हैं 1857 के कारण के प्रशासनिक कारणों के रूप में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारतीयों की कार्यकुशलता एवं ईमानदारी पर विश्वास नहीं था, अतः उसने उच्च पदों पर भारतीयों के स्थान पर अंग्रेजों को नियुक्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के लिए उच्च पदों के द्वार बंद हो गए। 1833 की ईस्वी के कंपनी के चार्टर एक्ट में यह आश्वासन दिया गया था कि धर्म, वंश, जन्म, रंग या अन्य किसी भी आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, अर्थात कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु अंग्रेजों ने इस सिद्धांत या इस कानून का पालन भारत में नहीं किया। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ समझे जाते थे या अपने को वो श्रेष्ठ मानते थे। भारतीय जजों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों की विधि प्रणाली को भारतीय पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस प्रणाली में बेकार धन और समय नष्ट होता था और फिर भी अनिश्चितता बनी रहती थी।
भू राजस्व व्यवस्था को नियमित करने के नाम पर अंग्रेजों ने अनेक जिमींदारों के पट्टों की छानबीन की। जिन लोगों के पास जमीन के पट्टे नहीं मिले उनकी जमीनें छीन ली गईं। बंबई के प्रसिद्ध इमाम आयोग, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, उसने 20,000 जागीरें जब्त कर ली थी और बेंटिंग ने तो माफी तक की भूमि छीन ली। तो आप इस तरह की जो प्रशासनिक और राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण, ये अन्योन्याश्रित तीनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथा पांचवा जो सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करते हैं, सबका अंतर संबंध है। डाली चढ़ाया जाना, जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो किस तरह से उपहार के रूप में जो मांग करते थे घूस की, वो भारतीयों के लिए बहुत ही कई बार कष्टदायक होती थी। तो इस प्रकार कुलीन वर्ग को अपनी संपत्ति व आमदनी से हाथ धोना पड़ा। इससे कुलीन वर्ग क्रुद्ध हो गया। किसानों के कल्याण व लाभ के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसानों से पहले की अपेक्षा अधिक लगान वसूल किया गया, जिसके कारण कृषक लगातार दरिद्र होकर साधारण मजदूर बनता गया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कलकत्ता का जो स्थापत्य आज भी आप देख सकते हैं, वो उपनिवेशवादी स्थापत्य है, इंडो सार्वजनिक स्थापत्य से आगे। ये वो भवन या महल हैं जो ब्रिटिश पहले उन्होंने बनाए, जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे। बाद में उनकी देखे देखा उन सामंतों ने, जिम्मेदारों ने बनाए, जो स्थायी बंदोबस्त का जो ठेका है, जिसको इजारादारी भी प्रथा इसी को अपन कहते थे, इसको लेते थे। और होता क्या था कि यदि मान लीजिए उन्होंने किसी जमीन में 100 रुपए में स्थायी बंदोबस्त उसका 10 साल के लिए लागू किया कि हर वर्ष 100 रुपए देगा, तो अगला क्या आता, वो उसको 100 रुपए में लेकर के 120 रुपए में बेच देता था। फिर अगला दलाल क्या करेगा, उसको 140 रुपए में बेच देता था। परिणाम ये होता था कि जो किसान या सीमांत किसान है, जो बॉर्डर पर खड़ा है, उसके लिए लगान चुकाना बहुत ही मुश्किल होता था, कठिन होता था। और जब वो लगान नहीं चुका पाता था तो कितना हृदय विदारक दृश्य होता था। हमारा समाज एग्रो पेस्टोरल, कृषि और पशुपालन से जुड़ा रहा, तो सबसे पहले उसके बैल उससे छीन लिए जाते थे। फिर भी अगर नहीं दे पा रहा है तो उससे उसके जो सामान है वो नीलाम कर दिया जाता था, उसका घर या उसकी और कोई स्थायी संपत्ति जो है, चल या अचल संपत्ति, उसकी नीलाम की जाती थी। और अंत में सबसे दुखद है, जब कुछ भी नहीं बचता था तो उसको स्वयं बंधक बना करके ले जाया, गिरमिटिया, जिसकी हम चर्चा आगे सामाजिक कारणों में करना चाहेंगे। फिलहाल अभी आप ये लगातार देख रहे हैं कि अधिक लगान वसूल किया जाता था और किसान लगातार दरिद्र होता जाता था। मैं आगे सामाजिक कारणों में बात और करूंगा। फिलहाल अभी कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होने के साथ ही प्रशासन में एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का विकास हुआ। यह वर्ग भारतीयों से मिलना पसंद नहीं करता था और हर प्रकार से उन्हें अपमानित करता था। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार करते थे। अंग्रेजों की इस प्रजाति भेदभाव की नीति से भारतीय आक्रोशित हो उठे और उनका यह क्रोध 1857 के विप्लव के रूप में व्यक्त हुआ। सामाजिक एवं धार्मिक कारण की बात करें, जैसा मैं बता रहा था कि जो किसान अपना कर नहीं चुका पा रहा, लगान नहीं दे पा रहा है, उसको किस तरह से पानी के जहाज पर बिठा के जाके लेके दूर छोड़ देते थे। कई ऐसे अपने साहित्यिक उसमें उपन्यास लिखे गए जिनमें भावभूमि है। और आसपास जो ब्रिटिश उपनिवेश होते थे, चाहे वो एशिया, दक्षिण एशिया के देश हों अथवा अफ्रीका तक भेज दिया जाता था, वहां पर ये लोग उनके चाय के बगानों में और नील के बगानों में काम करते थे। नील का नाम आते ही मुझे दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण सहज में याद आ जाता है। अब इस नाटक का अनुवाद ज्यादातर भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी के सहयोग से किया जा चुका है। हम आपसे ये जरूर अपील करेंगे कि यदि अवसर मिले तो आप उस नील दर्पण नाटक को जरूर पढ़ें। और बता दूं, ये नाटक कलकत्ता में कुल इसकी 2 प्रस्तुतियां हुई और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इसमें किस तरह से नील के ठेकेदार, जो नील के बागानों में किसान काम करते थे, या जो गिरवी रखकर अपनी कर के बदले, लगान के बदले बंधक बना के
बंधुआ मजदूरी के लिए रखे जाते थे, उनका जीवन कितना कष्ट में था, ये आप इस नील दर्पण नाटक में पढ़ सकते हैं। राजस्थान की जहां तक बात करें तो इस कारणों में हम ये पाते हैं कि क्वाजिस्की एक जर्मन इतिहासकार लिखता है कि जो किसान है उसका जीवन पशुओं से भी बदतर कहीं कहीं हो चला था। तो इन सब विश्लेषण के बीच अगर हम देखें कि अंग्रेजों में प्रजाति भेदभाव तथा श्रेष्ठता की भावना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन, विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण, ये जो सारांश रूप में इतने कारण हैं सामाजिक और धार्मिक, इनको हमें समझना चाहिए। विभिन्न ईसाई मिशनरियां आ रही थी, है ना, और वो ईसाई मिशनरियां क्या काम करती थी कि वे जो कहते हैं कि भाई वो तो दीन दुखियों की सेवा के लिए आए हैं, दरअसल वो सेवा के लिए नहीं बल्कि प्रकारांतर से ये प्रतिबिंबित हो रहा था कि वो धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, जिससे तत्कालीन देश की जनता डरी हुई थी और उन्हें लगातार, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको ये लगता था, चाहे सिख हो, कि ये इसका धर्म परिवर्तन कराएंगे। भूक्षम किम न करोति पापम, भूख होती थी तो रोटी चाहिए, और ये उन लोगों को कहते थे कि हम आपके लिए अनाथालय बनाएंगे। जो अकाल पढ़ते थे तो अनाथालय, और वहां पर ये उनको खाना देते थे और थोड़ा बहुत जो सिखाते पढ़ाते थे, उस सिखाने पढ़ाने के साथ साथ ही उसमें बाइबल की पढ़ाई भी अनबार मोंटेसरी स्कूल बाद में आए उनमें की जाती थी। तो इस तरीके से विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम तथा नए नियमों का निर्माण जो ये कर रहे थे, उससे देश की आम जनता भयभीत हो रही थी। देश में प्रचलित धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों पर कंपनी प्रशासन ने सुधार करने का असमय प्रयास किया, अर्थात इन्होंने समय से बहुत पहले प्रयास शुरू कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को बंद कर दिया और लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह की आज्ञा दे दी। ये दोनों चीजें तत्कालीन हिंदू समाज में बहुत ही इनके खिलाफ तीव्र रोष था। इन कानूनों की तत्कालीन भारतीय समाज में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त सन 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति संबंधी कानून बनाया गया, जिसके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन कर दिया गया। इस कानून के अनुसार यह निश्चित किया गया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म ग्रहण कर लेगा तो उसे, उस व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात ईसाई बनने वाले हिंदू व्यक्ति का अपनी पैतृक संपत्ति में भाग बना रहेगा। परंपरावादी भारतीयों के लिए अपने परंपरागत सामाजिक नियम में अंग्रेजों का हस्तक्षेप असहनीय था, अतः उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा करने में योगदान दिया। सैनिक कारण, जो इस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभिक स्वरूप है, वो एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखा जाता है, एक सैनिक क्रांति के रूप में समझ सकते हैं आप। और ज्यादातर उपनिवेशवादी लोगों ने इसका स्वरूप छोटा करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि मात्र ये सैनिक विद्रोह था और कोई बड़ी क्रांति नहीं थी, जबकि सत्य यह है कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। और सैनिक कारण के रूप में हम पाते हैं कि सैनिकों के वेतन एवं भत्ते में आर्थिक असमानता एवं भेदभाव, उनका मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक उत्पीड़न, इसलिए कंपनी ने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को अपनी सेवा में रख लिया था। अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीयों को कम वेतन व भत्ता मिलता था। उदाहरण स्वरूप भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपए मासिक था, जबकि अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपए मासिक वेतन मिलता था। भारतीय सैनिकों को सेना में उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। यदि कोई भारतीय सैनिक उच्च पद पर अधिकारी हो जाता था, उच्च पद का अधिकारी बनने के लिए संपूर्ण पात्रता पा लेता था, तो उसे इनाम देकर सेना से अलग कर दिया जाता था। वह खूब समझता था किंतु कुछ कर नहीं सकता था, जो कालांतर में आप पाते हैं कि इसीलिए सबसे पहले सैनिकों ने बिगुल बजाया। वस्तुतः अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों की योग्यता पर विश्वास ही नहीं था और वे समझते थे कि उच्च पद पर केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने भारतीय सैनिकों के असंतोष के निम्नलिखित 3 कारण बताए। पहला, बंगाल की सेना में अवध के लोगों की संख्या अधिक थी, अतः जब बिना किसी कारण अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया तो वहां के सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। पंजाब विलय के बाद सेना में दूसरा कारण जो मजूमदार साहब बताते हैं
कि पंजाब विलय के बाद सेना में भर्ती किए गए सिखों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उन्हें दाढ़ी या बाल काटने के लिए नहीं कहा जाएगा, परंतु बाद में अंग्रेजों ने बाल कटाने के आदेश जारी कर दिए और जिन्होंने इस आदेश का पालन करने से इनकार किया उन्हें सेना से निकाल दिया गया। नंबर 3, भारत में पादरी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। इस संबंध में सैनिकों ने यह सोचा कि ब्रिटिश सरकार इस कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। तो इस तरीके से ये एक सैनिक कारण जो है मुख्य है। अब तात्कालिक कारण जैसा आपको पता है कि चर्बी वाले जो कारतूस थे, इनफील्ड राइफल, वो है। तो इसमें जो मुख्य मुद्दा है कि ब्रिटेन में एक इनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ था। इन राइफलों में कारतूस को चिकना बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इन कारतूसों को राइफल में डालने से पूर्व सैनिकों को उसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। 1 जनवरी 1857 ईस्वी को इस राइफल का प्रयोग भारतीय सेना में आरंभ किया गया। दमदम शस्त्रागार में सभी सैनिकों को बैच वाइज बुला के प्रशिक्षित किया जा रहा था। तो वहां पर कार्यरत एक निम्न जात के खलासी ने ब्राह्मण सैनिक के लोटे से पानी पीना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया। इस पर उस खलासी ने ब्राह्मण सैनिक को ताना मारते हुए कहा कि चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से तुम्हारा धर्म क्या नष्ट नहीं होगा। खलासी के व्यंग से सत्य खुल गया और सैनिक भड़क उठे। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने की आज्ञा से कुछ अंग्रेज सैनिक साथियों के सहयोग से अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। फलतः उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी के 85 सैनिकों द्वारा इस प्रकार का विद्रोह किया गया और सभी को सजा दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को तीसरी घुड़सवार सेना ने भी विद्रोह कर दिया। 21 मई 1857 ईस्वी को लखनऊ की अवध रेजिमेंट ने भी इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इस तरह सैनिकों के विद्रोह ने जल्द ही राष्ट्रीय स्वरूप लेते हुए विद्रोह को एक बड़े संग्राम में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से ये जो कारण है, ये मुख्य कारण है जो लगभग सभी विश्लेषण में शामिल किए जाते हैं। और जो दूसरी बात है कि इनके क्षेत्रीय कारण भी बहुत से रहे। क्षेत्रीय स्वरूप इस क्रांति का संग्राम का रहा है और क्षेत्रीय कारणों में कुछ स्थानीय कारण भी जुड़ जाते थे। कहीं कहीं पर किसान सामंतों का झगड़ा, जिम्मेदार विशेषतः बंगाल, मेरठ, कई जगह ऐसा होता था कि सामंत जो व्यवस्था थी सामंतवादी रियासती भारत में, उसके खिलाफ भी प्रतिक्रिया होती थी। तो इस तरह से सामासिक रूप में ये सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण है, जिनका संक्षिप्त विश्लेषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया।